वेदांत अग्रवाल नाम तो सुना ही होगा तुमने। कौशल्या जी की आवाज में एक अजीब सा गर्व और दबाव दोनों घुला हुआ था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी भी चीज में हमसे कम नहीं। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहे थे और देखो कितनी आसानी से हमें हमारा मनचाहा रिश्ता मिल भी गया। लेकिन तुम हो कि इसे ठुकरा रही हो। अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उनका दिल तड़प उठा। फिर भी वो खुद को संभालते हुए उसे समझाने लगी, मगर सिमरन की आवाज दर्द से भरी थी। मम्मा, दिल नहीं मानता, उसने बेबसी में अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। तो कौशल्या जी ने गहरी सांस लेकर उसे समझाया, दिल को समझाओ सिमरन। शुरुआत में हर लड़की को ऐसा ही लगता है, लेकिन शादी के बाद सब बदल जाता है। फिर तुम्हें सिर्फ अपना पति ही अच्छा लगेगा और वो लड़का, वो तो तुम पर दिलो जान से फिदा है, जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहता है। फिर उनकी आवाज में सख्ती उतर आई। और ध्यान रखना, अपने मुंह से कोई भी फैसला देने से पहले अपने पापा के बारे में जरूर सोच लेना। उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने वेदांत के घर वालों को जबान दे दी है, उनकी लाज रख लेना। इतना कहकर वो उसे सोचने के लिए अकेला छोड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिमरन ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वेदांत को वो देख चुकी थी, एक आकर्षक व्यक्तित्व, उभरते बिजनेस की दुनिया का चमकता सितारा, जिसके जैसा जीवन साथी पाने के लिए लड़कियां 16 सोमवार तक के व्रत रखती हैं। लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूं? उसके अंदर से आवाज उठी और तभी एक चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। 2 आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क पड़े। ये मोहब्बत भी कितनी बेरहम होती है, ना जीने देती है ना मरने देती है, उसने खुद से कहा, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक ही इंसान से सच्चा प्यार किया था, उसी के साथ जिंदगी के सपने सजाए थे। उसके बिना जीने का ख्याल भी उसे अंदर से तोड़ देता था। तो फिर कैसे वो अपने उन सपनों को तोड़कर वेदांत अग्रवाल की हो जाती? लेकिन अगले ही पल उसके भीतर एक हिम्मत जागी, नहीं, मुझे अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश करनी होगी, वरना जिंदगी भर पछताऊंगी कि उस वक्त अगर बोल देती तो शायद सब कुछ बदल सकता था। यही सोचते हुए वो वापस बेड पर बैठ गई और तभी उसे एक नाम याद आया, मोहित मल्होत्रा। वही इंसान जो शायद उसकी मदद कर सकता था। मोहित उसका पड़ोसी था और उसके पापा व सिमरन के पापा की गहरी दोस्ती भी थी। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त उसके पास जाना सही नहीं था, मगर उसके पास वक्त भी तो नहीं था गंवाने के लिए। उसने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और लॉन में आ गई, जहां से मोहित के घर का दरवाजा खुलता था। एक ऐसा दरवाजा जो अक्सर लॉक नहीं होता था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मोहित के कमरे में पहुंचते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। कमरा खाली था। उसने बालकोनी में झांक कर देखा, वहां भी कोई नहीं था। मायूस होकर वो लौटने लगी ही थी कि अचानक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, मोहित बिना शर्ट के सिर्फ ट्राउजर में बाहर आ रहा था। सामने खड़ी सिमरन को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में चिंगारियां भड़क उठी। वो तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा और सिमरन उसे बस हैरानी से देखती रह गई। शर्म नाम की कोई चीज है भी तुम्हारे अंदर? उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मुझे तो पता था तुम में हदें पार करने की आदत है, लेकिन इतनी गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। रात के 11 बजे एक जवान लड़के के कमरे में क्या कर रही हो और इस तरह घूर रही हो जैसे पहले कभी किसी मर्द को नहीं देखा। उसके शब्द सिमरन के दिल को चीरते चले गए। तभी उसे होश आया। उसने जल्दी से नजरें फेर ली। उसकी मजबूत काया और ब्लैक सैंडो में उभरते मसल्स उसे और असहज कर रहे थे। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। इसलिए उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मोहित ने बेरुखी से जवाब दिया, ऐसी कौन सी बात है जो दिन में नहीं हो सकती थी? और जो भी जरूरी बात है अपने माँ बाप से कहो। अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो वो खुद मुझसे बात कर लेंगे। अब निकलो मेरे कमरे से। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर कर दिया और अगले ही पल दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर लिया। सिमरन के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उम्मीद की आखिरी किरण भी उससे छिन गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल भारी हो गया और वो टूटे हुए कदमों से वापस अपने कमरे की ओर लौट गई। कौशल्या जी किचन से पानी का जग भरकर जैसे ही कमरे की ओर बढ़ रही थी, तभी उनकी नजर बाहर से अंदर आती सिमरन पर पड़ी और वो घबरा उठी। सिमरन, इतनी रात को कहाँ गई थी बेटा? मेरा तो दिल ही घबरा गया था। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, जबकि सिमरन ने खुद को संभालते हुए धीमे से जवाब दिया, मम्मा,
बस थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, इसलिए बाहर लॉन में ताजी हवा लेने चली गई थी। कौशल्या जी ने राहत की सांस ली, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ और आराम करो, रात काफी हो चुकी है। वो मुड़कर जाने ही लगी थी कि अचानक सिमरन की धीमी लेकिन भारी आवाज ने उन्हें रोक लिया। मम्मा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए उसने अपने आंसुओं को जैसे गले में ही निगल लिया। उसकी आवाज में छिपा दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। कौशल्या जी ने पलटकर उसे देखा, उनकी आंखों में राहत और खुशी की चमक आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा, उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन उस पल जो टूट रहा था वो सिर्फ सिमरन का दिल नहीं बल्कि उसका पूरा वजूद था। उसने एक फैसला नहीं लिया था बल्कि खुद को ही कहीं पीछे छोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली तूफान तो कुछ ही दिन बाद आने वाला था। क्या कह रही हो कौशल्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बलवंत जी की आवाज गूंज उठी जब कौशल्या जी ने घबराते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, सिमरन पार्लर में नहीं है और घर भी नहीं आई। मैंने पूरा घर छान मारा। ये सुनते ही बलवंत जी जैसे सुन पड़ गए और पास रखी कुर्सी पर ढह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। संभालो खुद को बलवंत, संभालो। घर के बाकी लोग उन्हें संभालने लगे, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। सिमरन कहाँ जाएगी? मैं अभी पार्लर फोन करके पूछता हूँ। धर्मवीर जी ने तुरंत फोन मिलाया, मगर जवाब ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो तो आधा घंटा पहले ही यहाँ से निकल चुकी थी, जबकि पार्लर से घर की दूरी सिर्फ 5 मिनट की थी और सिमरन अब तक घर नहीं पहुंची थी। मतलब साफ था वो जा चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। उस एक खबर ने पूरे घर में तूफान ला दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। मिस्टर बलवंत वरमदेव का दिल घबराहट और गुस्से के बीच झूल रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन हकीकत सामने थी। सिमरन किसी की मोहब्बत में इतना बड़ा फैसला ले चुकी थी। उसी वक्त घर में मौजूद हर शख्स की नजर एक ही इंसान पर जाकर टिक गई, धर्मवीर साहब का बेटा मोहित मल्होत्रा। सबको भरोसा था कि अगर कोई उसे ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ मोहित ही है। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं सिमरन को ढूंढ लाऊंगा। मोहित ने भरोसा दिलाया, लेकिन बलवंत जी का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। कैसे फिक्र ना करूं बेटा, उसकी बारात आने वाली है और वो घर से गायब हो गई है। जानते हो ना लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अगर ससुराल वालों को जरा भी पता चल गया कि वो घर से भाग गई है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भले हम उसे ढूंढ भी लाएं, लेकिन क्या वो लोग बारात लेकर आएंगे? इतनी बड़ी बात सुनने के बाद उनकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट रहे थे। दिल का दर्द अब उनके जिस्म पर भारी पड़ने लगा था। वो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो एक तरफ सोफे पर गिर पड़े। घर में फिर से हड़कंप मच गया। प्लीज भगवान के लिए खुद को संभालिए। हर कोई उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में डूबे बलवंत जी के शब्द अब और ज्यादा कड़वे हो चुके थे। जी चाहता है कि वो मेरे सामने आए और मैं उसका गला घोंट दूं। कैसे अपने बाप की इज्जत को यूं रोन दिया उसने। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है कौशल्या। आज हमारी बेटी हमें लोगों के सामने झुकाकर चली गई। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें अंदाजा तक नहीं हुआ कि तुम्हारी बेटी बाहर किसी से रिश्ता निभा रही थी। उनके हर शब्द में टूटा हुआ भरोसा, बिखरता हुआ परिवार और एक बाप का घायल अभिमान साफ झलक रहा था। बलवंत जी की कड़वी बातों पर वहां मौजूद हर शख्स ने भारी मन से सिर झुका लिया, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानते थे कि गलती सिर्फ सिमरन की नहीं थी। उसने कई बार अपनी माँ को दबे शब्दों में समझाने की कोशिश की थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन हर बार उसे डांटकर चुप करा दिया गया, ये सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो लड़की अपने घर चली जाएगी और बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। मगर हकीकत ने सबकी सोच को तोड़कर रख दिया था और अब उस गलती की सजा पूरा परिवार भुगत रहा था। कौशल्या जी का दिल भी पछतावे से भर चुका था। काश उन्होंने वक्त रहते ये बात अपने पति को बता दी होती तो शायद कोई रास्ता निकल आता, लेकिन अब उनके हाथ में सिर्फ पछतावा और भगवान से की जाने वाली प्रार्थना ही बची थी कि उनकी बेटी सही सलामत वापस लौट आए, क्योंकि इस वक्त वो कहाँ है, किस हालत में है, ये सिर्फ भगवान ही जानता था। उधर सिमरन बेतहाशा भाग रही थी, जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज। दुल्हन का भारी लहंगा उसके कदमों को रोक रहा था।
फिर भी वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। वो किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जिसे वो चाहती ही नहीं थी, और उसे सबसे आसान रास्ता यही लगा, घर से भाग जाना। उसने कदम तो उठा लिया था, मगर अब ना मंजिल का पता था और ना ही रास्तों की समझ। वो बस भागे जा रही थी। उस वक्त वो पार्लर में ही थी जब उसके दिमाग में ये ख्याल आया और अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़कर निकल पड़ी। मगर जिस इंसान के लिए वो भागी थी, उसे तो इस बात की खबर तक नहीं थी। भागते भागते अचानक उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह गिर पड़ी। उसके होठों से दर्द भरी आह निकली, हाथों की चूड़ियां टूटकर बिखर गई और उनके टुकड़े उसकी कलाइयों में चुभकर खून निकालने लगे। दर्द से उसकी आंखों में और आंसू भर आए। हे भगवान, मेरी मदद करो। अगर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसे खुद पता था कि उसने कितना बड़ा और खतरनाक कदम उठा लिया है। अब घर वाले उसे माफ नहीं करेंगे। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठी ही थी कि पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी। हे भगवान, कहीं ये मोहित मल्होत्रा के कुत्ते तो नहीं? अगर वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया तो मेरा बचना नामुमकिन है। वो तो पहले ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर के मारे उसका दिल बैठने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और फिर से भागने लगी। तभी सुनसान सड़क पर अचानक एक सफेद कार आकर उसके बिल्कुल सामने रुक गई। वो घबराकर पीछे हटी, दिल की धड़कनें जैसे थम गई, और जब कार का दरवाजा खुला तो बाहर आने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहित मल्होत्रा था। उसे देखते ही सिमरन जैसे पत्थर की हो गई। उसकी सांसें अटक गई और वो डर के पीछे हटने लगी, जबकि मोहित गुस्से और जुनून से भरी नजरों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम भारी और तेज थे, जैसे हर कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ रहा हो। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचता, सिमरन मुड़ी और पूरी ताकत से फिर से भागने लगी, मगर अगले ही पल मोहित ने उसे बाजू से कसकर पकड़ लिया और झटके से अपनी ओर घुमा लिया। वो दर्द से कराह उठी, छोड़ो मुझे। वो झटपटाने लगी, लेकिन मोहित की पकड़ और सख्त होती जा रही थी। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? उसकी आंखों में इस वक्त खतरनाक जुनून जल रहा था, जैसे वो उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहता हो। मुझे नहीं जाना, छोड़ दो मुझे। सिमरन लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहित उसे घसीटते हुए कार की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही वो उसे गाड़ी में धकेलने वाला था, सिमरन ने अचानक उसकी कलाई पर जोर से दांत गड़ा दिए। मोहित दर्द से तिलमिला उठा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे जोर से कार के साथ पटक दिया। सिमरन का सिर बुरी तरह कार से टकराया और उसके मुंह से तेज चीख निकल गई, मगर उसे उसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे बेरहमी से गाड़ी में धकेल चुका था। सिमरन दर्द से तड़प रही थी। ये साफ था कि मोहित उसके साथ बिल्कुल भी नरमी बरतने वाला नहीं था। कार तेज रफ्तार से वरमदेव हाउस की तरफ दौड़ रही थी और रास्ते में ही मोहित ने खबर दे दी कि सिमरन मिल गई है। घर में जहां एक तरफ सबने राहत की सांस ली, भगवान का शुक्रिया अदा किया, वहीं दूसरी तरफ एक नई चिंता ने सबको घेर लिया। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अब उन्हें क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है बलवंत। उन्हें सच्चाई बता दो ताकि बाद में वो खुद ही इनकार कर दें, धर्मवीर जी ने गंभीरता से कहा। मगर इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, बलवंत जी का गुस्सा फूट पड़ा। करने दो इनकार, उसके बाद मैं अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उनके शब्दों में ऐसा जहर था कि सुनकर कौशल्या जी सहर उठी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वो कुछ कह ना सकी, बस अपने होंठ भींचकर चुप रह गई, क्योंकि अब हालात उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुके थे। बारात आ गई, बारात आ गई। ऐसे ही बाहर से ये शोर उठा, पूरे घर में सन्नाटा छा गया और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यही वो पल था जब या तो इज्जत बच सकती थी या हमेशा के लिए मिट्टी में मिल सकती थी। बाहर आकर जैसे ही बलवंत जी ने सामने खड़ी बारात और उनके बीच खड़ी सुशीला जी को देखा, माहौल और भारी हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? हम बारात लेकर आए हैं और आप कह रहे हैं वापिस चले जाएं। आखिर बात क्या है? सुशीला जी ने ठहर ठहर कर मगर सख्त लहजे में पूछा। सिमरन उनके बेटे वेदांत की पसंद थी। पहली ही नजर में वे उस पर फिदा हो गया था और बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया था। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। बलवंत जी ने भारी मन से कहा, आप लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए बेहतर है कि आप वापिस चले जाएं। वो झूठ बोलकर बेटी का घर नहीं बसाना चाहते थे।
साफ साफ कहिए, आखिर हुआ क्या है? सुशीला जी ने माथे पर बल डालते हुए फिर पूछा। तभी पीछे खड़ी एक रिश्तेदार औरत ने धीरे लेकिन साफ आवाज में सच उगल दिया। लड़की घर से भाग गई है। ये सुनते ही जैसे सुशीला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या सच में? उनके शब्द लड़खड़ा गए और बलवंत जी ने शर्म से सिर झुका लिया। अगले ही पल सुशीला जी का गुस्सा फूट पड़ा। कितनी शर्म की बात है मिस्टर वर्मदेव, अगर आपकी बेटी का दिल नहीं था तो पहले बता देती। हमें बारात के दिन बुलाकर जलील करने की क्या जरूरत थी? हमारी भी कोई इज्जत है, कोई रुतबा है। आपने तो सब मिट्टी में मिला दिया। उनके हर शब्द में ताना और अपमान भरा था। बलवंत जी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। बस इतना ही कह सके, आप लोग जा सकते हैं। उनकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उनका सब कुछ छीन लिया हो। आज उनकी ही बेटी ने उन्हें सबके सामने झुका दिया था, जिसे उन्होंने हर खुशी दी, हर जिद पूरी की, सही गलत कभी नहीं देखा। उसी ने 4 दिन की मोहब्बत के लिए रिश्ते को ठुकरा दिया। लानत है ऐसी परवरिश पर। सुशीला जी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी बदचलन चरित्रहीन लड़की पाली है आपने, और मेरा बेटा भी बेवकूफ है जो इसके पीछे पागल हो गया। उनके शब्द जहर बनकर पूरे माहौल में फैल रहे थे। तभी विक्रम वर्मदेव ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने भाई की हालत देख नहीं पा रहे थे। बलवंत जी बार बार अपने सीने को दबा रहे थे। उनका दर्द साफ दिख रहा था। हाँ हाँ, जा रहे हैं, सुशीला जी ने तमतमाकर जवाब दिया। लेकिन तभी वेदांत ने आगे बढ़कर कहा, मम्मा ऐसे कैसे चले जाएं? मैं अभी भी सिमरन से शादी करूंगा। उसके इतना कहते ही सुशीला जी का हाथ उसके गाल पर जा पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो लड़की घर से भाग गई है और तुम अभी भी उससे शादी की बात कर रहे हो। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है। सुशीला जी के शब्द और भी जहरीले हो गए। तभी अचानक हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और सबकी नजरें उधर घूम गई। मोहित मल्होत्रा कार से उतरा। उसकी पकड़ में सिमरन की कलाई थी और वो उसे लगभग घसीटते हुए अंदर ला रहा था। ये मंजर देखकर वहां खड़े अपने और पराये सभी लोग स्तंभ रह गए। लो, आ गई तुम्हारी बहू, कर लो अब शादी इससे, सुशीला जी ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी, और अगर कर भी ली तो इस गंदगी को मेरे घर मत लाना। अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर सिमरन सन्न रह गई। उसकी आंखों में दर्द और अपमान साफ झलक रहा था। वो मोहित की पकड़ में झटपटा रही थी और तभी अचानक मोहित की गूंजती हुई आवाज पूरे माहौल में फैल गई। बस बहुत हो गई आपकी बकवास। उसकी गुस्से से भरी नजरें सीधे सुशीला जी पर टिक गई। अगर अपनी इज्जत की जरा भी परवाह है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। आप लोगों की औकात नहीं है इस घर से रिश्ता जोड़ने की। उसके लहजे में ऐसा रोब था कि कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। सुशीला जी तंज भरी हंसी हंस पड़ी, जैसे कह रही हो कि अब ये सब कहने का हक तुम्हें नहीं रहा। तभी वेदांत फिर बोला, मैं सिमरन से शादी करूंगा। वो मेरे लिए अभी भी उतनी ही पवित्र है। उसकी नजरें सिमरन पर थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बस उसे हासिल करना चाहता था, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, और फिर उसे छोड़ देना उसके लिए आसान होता। मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मोहित की आवाज फिर गरजी, कौन सी शादी? उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडा जुनून साफ झलक रहा था। अगर तुम लोग खुद को इज्जतदार कहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। वो सिमरन की कलाई थामे उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। यही वो मोहित था जिसे सिमरन हमेशा गलत समझती रही, जिससे लड़ती रही, जिससे नफरत करती रही। आज वही उसके लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा था। उसके अपने माँ बाप तक ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था। बलवंत जी के दिल में दर्द और गुस्सा एक साथ उबल रहा था। अगर हालत ऐसी ना होती तो शायद वो उसी वक्त उसे थप्पड़ों से सजा देते। मैं ऐसी नहीं जाऊंगा मम्मा, सिमरन आज भी मेरे लिए वैसी ही है, वेदांत फिर बोला। लेकिन इस बार मोहित ने कड़वी हंसी के साथ पूछा, कौन सी शादी? और उस एक सवाल के साथ सबकी नजरें उसी पर टिक गई, क्योंकि अब वो सिर्फ जवाब नहीं देने वाला था, वो एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला था, खासकर अपने पिता समान बलवंत अंकल के लिए। ये जो लड़की तुम देख रहे हो ना, सिमरन वर्मदेव अब मोहित मल्होत्रा की पत्नी बन चुकी है, इसलिए अब अपनी शक्ल इधर मत दिखाना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मोहित की गूंजती हुई आवाज के साथ ही उसने वेदांत को जोर से धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे हो गया। एक पल के लिए वहां खड़े हर इंसान के दिल जैसे थम गए। सिमरन की आंखें हैरानी से फैल गई।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, जबकि बलवंत वर्मदेव, धर्मवीर मल्होत्रा और बाकी सबके लिए ये किसी बम के फटने से कम नहीं था। वेदांत जैसे अचानक नींद से जागा। क्या? उसके शब्द अधूरे रह गए। तभी मोहित ने गुस्से में उसका गरेबान पकड़ते हुए कहा, सिमरन नहीं, सिमरन मल्होत्रा, जो अब मेरी पत्नी है। अपनी नजरें नीचे रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। और उसे घसीटते हुए गेट की ओर धक्का दे दिया। सब लोग स्तंभ खड़े ये मंजर देख रहे थे। दिलों में डर और दिमाग में सवालों का तूफान था। कुछ ही देर में बारात वापस लौट गई और अब हवेली में सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी रह गई थी। सबकी नजरें मोहित पर टिक गई थी, जैसे वो कोई अनजाना, समझ से परे इंसान हो। मोहित, क्या सच में तुमने सिमरन से शादी कर ली? धर्मवीर साहब ने उलझन भरे लहजे में पूछा। मोहित ने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई। ज्यादातर मेहमान जा चुके थे। माहौल भारी था। अंदर चलकर बात करते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। मगर तभी बलवंत जी की सख्त आवाज गूंजी, ये लड़की अंदर नहीं जाएगी। उनके शब्दों ने सिमरन को भीतर तक झंझोर दिया। क्या ये वही पिता थे जो उस पर जान छिड़कते थे? आज वही उसे अपने ही घर की दहलीज पार करने से रोक रहे थे। गार्डन एरिया में सजी वो शानदार सजावट जो अभी उसकी खुशी के लिए थी, अब उसे ताने मार रही थी, क्योंकि अब वो उनके लिए खास नहीं रही थी। पापा, सिमरन के होठ कांपे, मगर बलवंत जी ने दर्द और गुस्से से कहा, मेरा नाम मत लो, गंदा लगता है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी मोहित ने बिना कुछ कहे उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे घसीटते हुए अंदर ले गया, सीधे एक स्टोर रूम में, जहां ठंडे फर्श पर उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सिमरन संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से करहा उठी और फिर उसने पलटकर उस शख्स को देखा जो कुछ देर पहले सबके सामने उसके लिए खड़ा था, मगर अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और सजा देने की ठान थी। जो तुमने किया है ना, वो तुम्हारे माँ बाप के लिए गाली से कम नहीं है। अब जब तक जिंदा रहोगी इसी काल कोठरी में रहोगी, समझी? मोहित ने दांत भींचते हुए कहा और दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। सिमरन वहीं फूट फूट कर रोती रह गई। उसे ये नहीं पता था कि अगर वो बाहर होती तो उसे कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती। शायद अपने ही माँ बाप के थप्पड़ भी। वो जिस इंसान के लिए घर से भागी थी उसका कोई अता पता नहीं था। ना उसने उसे लेने की कोशिश की, ना कोई इंतजार। यही बात मोहित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिर किस भरोसे उसने इतना बड़ा कदम उठाया? धीरे धीरे घर खाली हो गया। अब सिर्फ दोनों परिवार के लोग बचे थे जो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मोहित ने साफ कर दिया था कि उसकी और सिमरन की शादी नहीं हुई। उसने सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने के लिए झूठ बोला था। ये सुनकर धर्मवीर जी ने बेटे की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तो फिर शादी कर लो ना, इसमें बुराई क्या है? अपनी बात को सच कर दो। ये सुनकर मोहित चौंक गया। फिर उसकी नजर बलवंत अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर साफ था कि वो भी यही चाहते हैं। क्या आप सब यही चाहते हैं? उसने सबकी तरफ देखते हुए पूछा और चारों ओर फैली खामोशी ही उसका जवाब थी। उसने हल्की सी तंज भरी मुस्कान दी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। और कुछ ही देर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वैसे भी सब कुछ पहले से तैयार था, बस पंडित जी को दोबारा बुलाया गया। उधर कुछ देर बाद स्टोर रूम का दरवाजा खुला। सिमरन को लगा शायद उसके पापा आए होंगे, मगर सामने कौशल्या जी को देखकर उसके कदम रुक गए। मम्मा, वो उनकी ओर बढ़ी, मगर उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि सिमरन सहम गई। काश तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उनकी आवाज दर्द से भरी थी। मम्मा, सिमरन तड़प उठी, मगर उन्होंने झटके से कहा, खबरदार, जो मुझे माँ कहा, कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुम जैसी औलाद से। एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी। उनके हर शब्द ने सिमरन को तोड़ दिया। उसका सिर शर्म से झुक गया। बस अब सब खत्म हो चुका है। तुम अपना मान और अपना सम्मान सब खो चुकी हो। कौशल्या जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ देर में तुम्हारी और मोहित की शादी है और इस बार हमें शर्मिंदा मत करना, वरना हमें जहर दे देना, क्योंकि अगर इस बार तुमने इनकार किया तो तुम्हारे पापा जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द पत्थर की तरह सख्त थे। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हारी शादी या तुम्हारे बाप की अर्थी। मम्मा, सिमरन दर्द से तड़पकर बोल उठी, लेकिन कौशल्या जी की आंखों में भरी नफरत और गुस्से ने उसे वहीं रोक दिया। सिमरन, मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। तुम जब माँ कहती हो तो ये शब्द भी अपवित्र लगने लगता है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि कोई रिश्ता तुमसे जोड़ा जाए।
उनके हर शब्द ने सिमरन के दिल को चीर दिया और बिना एक पल गवाए उन्होंने उसकी कलाई पकड़कर उसे बाहर की ओर खींच लिया। राहदारी पार करते हुए वो उसे सीधे लॉन में ले गई, जहां शादी की सारी तैयारियां पूरी थी। सजे हुए मंडप, जलते हुए दीप और खामोश खड़े लोग, सब कुछ जैसे एक अजीब सा तमाशा बन चुका था। उन्होंने उसे एक तरफ इस तरह बिठा दिया जैसे कोई बोझ फेंका जाता है और सिमरन सिसक उठी, मगर किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और सिमरन चुपचाप अपने होंठ सीलकर बैठ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि जिस इंसान के साथ उसकी जिंदगी जोड़ी जा रही है वही उसकी जिंदगी को सबसे ज्यादा मुश्किल बना देगा। बिना कुछ कहे उसने हर रस्म पूरी की और दूसरी तरफ मोहित भी उसी सख्ती के साथ हर फेरा, हर कसम निभाता गया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस गुस्सा और ठंडापन। कुछ ही देर में शादी पूरी हो गई। मोहित ने आगे बढ़कर बलवंत जी के हाथ थामे और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। उनके लिए वो सिर्फ पड़ोसी या अंकल नहीं थे, बल्कि पिता समान थे। शायद इसीलिए वो ये सब जानते हुए भी इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उनके दिल को और चोट ना पहुंचे। बलवंत जी ने उसके हाथ पकड़कर ठंडे और कड़े स्वर में कहा, आज के बाद हमारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं। ये जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरे लिए ये लड़की आज से मर चुकी है। ये शब्द सुनते ही सिमरन के भीतर सब कुछ जैसे खत्म हो गया। उसका वजूद, उसकी उम्मीद, सब कुछ। आज से मैंने तुमसे इसकी शादी करके इसका श्राद्ध कर दिया। बलवंत जी के इन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी, लेकिन सिमरन का सिर शर्म और दर्द के बोझ से ऊपर उठ ही नहीं पाया। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मगर कोई भी उस फैसले के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। धीरे धीरे सब लोग वहां से हट गए। कौशल्या जी भी एक आखिरी नजर उस पर डालकर अंदर चली गई। धर्मवीर साहब ने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में समझाने की कोशिश थी, क्योंकि वो जानते थे कि सिमरन की गलती बड़ी है, लेकिन फिर भी अब हालात बेटे के हाथ में थे। कुछ देर बाद मोहित सिमरन की ओर बढ़ा, उसकी कलाई को सख्ती से पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। सिमरन ने अपनी डरी हुई हिरनी जैसी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में जलते गुस्से को देखकर सहम गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। मोहित बिना कुछ बोले उसे बेरहमी से खींचता हुआ अपने हिस्से की ओर ले गया। दोनों के घर साथ साथ थे और लॉन के बीच लगा गेट दोनों को जोड़ता था। उसे खींचते हुए वो अपने कमरे तक पहुंचा और अंदर आते ही उसने उसे जोर से बिस्तर पर फेंक दिया। दरवाजा बंद कर उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। सिमरन डर के मारे पीछे खिसक गई। उसकी आंखों में साफ डर था, लेकिन मोहित की आंखों में सिर्फ आग थी। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे एक तरफ फेंका और ये देखकर सिमरन के होंठ कसकर भींच गए। उसके होठों पर एक कड़वी टूट चुकी हंसी आ गई। तो तुम भी वही निकले, एक आम मर्द। उसके इस तंज ने मोहित के गुस्से को और भड़का दिया। उसने झटके से उसे पकड़कर नीचे दबाया और उसका सिर तकिए पर जोर से टिका दिया। बहुत हंसी आ रही है, बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है ना तुमने, जो यूं मुस्कुरा रही हो। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। सिमरन ने दर्द और टूटन के बीच उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम ना पहले मर्द हो ना आखिरी, जो अपनी पत्नी पर हक जताने के नाम पर जबरदस्ती करने जा रहा है। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक टूटा हुआ आत्मसम्मान और चुनौती दोनों छिपे थे। अपनी जुबान को लगाम दो। मोहित ने गुस्से में उसका जबड़ा इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि सिमरन दर्द से करा भी ना सकी। उसकी पकड़ में ऐसा रौब था जैसे वह सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसका अस्तित्व तक दबा देना चाहता हो। जबरदस्ती क्या होती है पता है तुम्हें? अगर मैं उस वक्त सही समय पर नहीं पहुंचता तो गली के कुत्ते तुम्हें नोच रहे होते। तब समझ आती तुम्हें इस शब्द की असली कीमत। उसकी आवाज में उबलता हुआ गुस्सा और भीतर छुपी घबराहट दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन सिमरन ने भी अपनी नजरें नहीं झुकाई। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो ना। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गली के कुत्ते होते और तुम इस घर के। उसके शब्द धीमे थे, मगर हर एक शब्द में चुभन थी। एक पल के लिए मोहित का हाथ उठा जैसे वो उसे थप्पड़ मार देगा, मगर वो हवा में ही रुक गया। वो जानता था कि सामने खड़ी ये लड़की जितनी भी मजबूत बनने की कोशिश कर ले, उसके एक थप्पड़ से ही टूट जाएगी। लेकिन फिर भी उसके शब्दों ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। गुस्से में उसने दीवार पर मुक्का दे मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मेरी सहन शक्ति को मत अजमाओ, वरना अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगा।
उसकी आवाज इस बार धीमी थी, मगर उसमें ऐसा खौफ था कि सिमरन के पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। उसके अंदर का डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मोहित एक कदम पीछे हटा और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? आखिर है क्या तुम में ऐसा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दूं? तुम्हारे पास एक भी ऐसी बात नहीं जो तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लायक बनाती हो। उसके शब्द जैसे हर बार उसके दिल को चीरते जा रहे थे। तुमसे शादी मैंने तुम्हें अपनाने के लिए नहीं की, बल्कि अपने बलवंत अंकल की इज्जत बचाने के लिए की है, उनके झुके हुए सर को उठाने के लिए की है, वरना तुम्हारी औकात नहीं कि मोहित मल्होत्रा तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दे। वो नफरत और गुस्से में डूबा हर शब्द जैसे जहर बनकर निगल रहा था। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुम्हारे माँ बाप जिए या मरे, तुम्हें तो बस अपनी मोहब्बत का नशा चढ़ा हुआ था। लेकिन अब मैं ये नशा बहुत जल्द उतार दूंगा, ये मेरा वादा है। उसके शब्दों ने सिमरन को अंदर तक हिला दिया। वो अनजाने में पीछे खिसकती चली गई। उतरो बेड से। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई, मगर सिमरन अपनी जगह से हिली तक नहीं। सुनाई नहीं देता, उतरो नीचे। इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सिमरन डरकर तुरंत नीचे उतर आई। ये कपड़े बदलो, उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। अब से तुम मुझे सजी सवरी नजर नहीं आओगी, बिल्कुल सादगी में रहोगी, समझी? सादगी मतलब सादगी। आज से सजना सवरना खत्म। उसके हर शब्द में हुक्म था। सिमरन चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहां रखे सादे कपड़े जो शायद घर की नौकरानियों भी ना पहनती हो, उसे जैसे उसकी औकात याद दिला रहे थे। मगर उसने बिना कुछ कहे वो कपड़े पहन लिए। जब वो बाहर आई तो मोहित वहीं खड़ा था। उसने एक नजर उस पर डाली। साधारण कपड़ों में भी उसकी खूबसूरती छिप नहीं पा रही थी। गोरी त्वचा, लालिमा लिए गाल, नीली आंखें और वो मासूमियत। लेकिन मोहित के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसकी नजर में सबसे जरूरी चीज थी शर्म और संकोच, और उसके हिसाब से सिमरन में वो बिल्कुल नहीं था। ना तुम इस बेड पर सोओगी और ना उस काउच पर, उसने ठंडे लहजे में कहा। नीचे कारपेट पर सोओगी, और इस कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। जीना है या मरना, यहीं रहोगी। तुम्हें जरूरत की चीज मिलती रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें इस दहलीज के बाहर नहीं देखना चाहता, समझी? उसने उसकी बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए कहा और झटके से छोड़ दिया। सिमरन लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। उसने अलमारी से एक पतला कंबल निकाला और उसके ऊपर फेंक दिया। लो और चुपचाप सो जाओ। उसके लहजे में इतनी ठंडक और तिरस्कार था कि सिमरन के दिल में एक और दरार पड़ गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाज और बिखरे हुए रिश्तों की गूंज बाकी रह गई थी। सिमरन ने अब उससे बहस करना बेकार समझ लिया था। अभी कुछ देर पहले ही उसने जिस तरह हाथ उठाया था, उससे साफ था कि अगर वो एक शब्द भी और बोलती तो शायद सच में थप्पड़ खा जाती। और आज तक उसके पिता ने भी उसे कभी ऊंची आवाज में डांटा नहीं था। वो चुपचाप कंबल ओढ़कर कारपेट पर सिमट कर लेट गई, जैसे खुद को दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। उधर मोहित बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था, बल्कि दिमाग और उलझता जा रहा था। वो खुद से लड़ रहा था। एक ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था जिससे वो नफरत करता था, जिसकी हरकतों से हमेशा चिढ़ता था, और अब उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी थी। शावर लेकर जब वो बाहर आया तो देखा सिमरन सिर तक कंबल में ढकी हुई थी, मगर उसका कांपता हुआ जिस्म साफ महसूस हो रहा था। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसे उसकी हरकतें याद आई और उसका दिल फिर सख्त हो गया। वो बिना कुछ बोले लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गया और मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। कमरे में खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ शांत हो चुका हो, लेकिन उसके अंदर कुछ अब भी बेचैन था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उधर दूसरी तरफ कौशल्या जी बलवंत जी को दवाइयां देकर उनके पास बैठी थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, जिसे बलवंत जी की कांपती आवाज ने तोड़ा। कहते हैं बहन और बेटी में फर्क होता है। बहन के लिए दिल सख्त हो सकता है, लेकिन बेटी के लिए नरम। मैं कभी नहीं मानता था, पर आज मानना पड़ा। उनकी आंखों में पछतावा और दर्द दोनों थे। इतिहास खुद को दोहराता है कौशल्या, और आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। वो अतीत में खो गए। अपने पिता की दूसरी शादी, सौतेली बहन, उसका किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार, और फिर उनका सख्त फैसला। उन्होंने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। बहन की जबरदस्ती शादी तय कर दी, और जब वो शादी वाले दिन भाग गई तो उसे पकड़कर 2 साल तक बंद करके रखा।
उस लड़के को शहर से गायब करवा दिया। उसकी बहन की चीखें, उसका रोना, सब कुछ आज भी उनके कानों में गूंज रहा था। 2 साल बाद उन्होंने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया, मगर वो रिश्ता भी टूट गया और फिर वो लड़की हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली गई। भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी है। बलवंत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरी बेटी ने वही किया जो मेरी बहन ने किया था, और मैं वही सोच रहा था जो मैंने उसके साथ किया। कौशल्या जी सब समझ रही थी, लेकिन चुप थी, जैसे वो हमेशा से चुप रही थी। चाहे ननंद के साथ जुल्म हुआ हो या आज बेटी के साथ। शायद इस समाज में औरतों को बस सहना ही सिखाया जाता है, चुप रहना, झुकना और सब कुछ सह लेना। मगर सिमरन वैसी नहीं थी। वो जिद्दी थी, अपने फैसले खुद लेने वाली, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तभी अचानक कमरे में सन्नाटा चीरती एक चीख गूंजी। सिमरन डर के मारे नींद से उठी और घबराकर दरवाजे की ओर भागी। मम्मा! उसकी आवाज कांप रही थी, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, मोहित ने झटके से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज सख्त थी। मेरी मम्मा, मुझे उनके पास जाना है, वो टूटे हुए शब्दों में बोली। आंखों में डर और बेचैनी साफ थी। बकवास बंद करो और जाकर अपनी जगह लेटो। आधी रात को तमाशा मत करो। मोहित ने गुस्से में उसे खींचकर वापस उसी जगह पटक दिया। उसकी कलाई बुरी तरह मुड़ गई। कल भी वो इसी कलाई पर गिरी थी और अब दोबारा चोट लगने से दर्द असहनीय हो गया। वो वही सुंगड़कर बैठ गई, सिर घुटनों में छुपा लिया, एक हाथ से अपनी कलाई पकड़कर दर्द से करहाती रही और आंसू लगातार बहते रहे। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। उसका यूं दर्द से तड़पना देखकर मोहित खुद को रोक नहीं पाया। वो फौरन घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसकी कलाई पकड़कर एक झटके से सीधा कर दिया। तेज दर्द से सिमरन चीख उठी और अनजाने में उसके सीने से आ लगी, जैसे उस दर्द में उसे वही सहारा मिल गया हो जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। कुछ पल के लिए दोनों ठहर गए। उसकी सिसकियां और मोहित की भारी सांसें कमरे की खामोशी में घुल गई। फिर मोहित ने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे उसे अपने से अलग किया। उसकी भीगी हुई आंखों और कांपते चेहरे को एक पल तक देखता रहा, मगर बिना कुछ कहे वापस बिस्तर की तरफ चला गया। सिमरन की सिसकियां धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन वो वही काउच से टेक लगाकर खाली दीवारों को घूरती रह गई, जैसे उसके अंदर अब कुछ बचा ही ना हो। मैंने तुम्हें सोने को कहा था। मोहित की ठंडी आवाज आई। नींद नहीं आ रही। उसने बिना किसी तरफ देखे, बिना किसी भाव के जवाब दिया। क्या चाहती हो? पूरी रात जागोगी? कहो तो नींद ना आने की वजह दे दूं। इस बार उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने सिमरन के दिल में एक और डर भर दिया। उसने आंसू पोंछे और पहली बार उसकी तरफ देखकर बोला, मैं आपके टाइप की नहीं हूँ मोहित मल्होत्रा, मैं आपको सूट नहीं करती। एक चरित्रहीन लड़की। उसके शब्द खुद उसके ही दिल को चीर रहे थे। मोहित की आंखों में फिर गुस्से की चमक उभरी। हाँ, बिल्कुल नहीं हो तुम मेरे टाइप की, लेकिन बहुत जल्द मेरे टाइप की लड़की इस बिस्तर पर होगी, मेरी बाहों में, और तुम। वो हल्का सा हंसा, मगर उस हंसी में जहर था। तुम्हारी जगह वही रहेगी जहां अभी हो। ये शब्द जैसे सिमरन के अंदर कुछ तोड़ गए। उसने बिना कुछ कहे करवट बदली और आंखें बंद कर ली, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। मोहित भी अब बेवजह चिड़चिड़ा हो उठा था, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। दिन यूं ही बीतने लगे। सिमरन पूरे दिन उस कमरे में बंद रहती। दरवाजा बाहर से लोग, खिड़कियां बंद, और उसकी दुनिया बस 4 दीवारों तक सीमित हो चुकी थी। नौकरानी दिन में 1-2 बार खाना रख जाती और फिर दरवाजा बंद कर देती। सिमरन ने कभी विरोध नहीं किया, जैसे उसने अब सब कुछ मान लिया हो। उसके अपने माँ बाप तक उसे भूल चुके थे, या शायद जानबूझकर भुला दिया था। कई बार उसके मन में आता कि वो सच बता दे, सब कुछ साफ कर दे, मगर किसी ने उससे पूछा ही नहीं। और मोहित, वो तो जैसे उससे दूर रहने में ही सुकून महसूस करता था। यही दूरी, यही अनदेखी उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। एक दिन वो कारपेट पर बैठकर उबले चावल खा रही थी, सूखे, बेस्वाद, गले से ना उतरने वाले। साथ में पानी पी पीकर उन्हें निगल रही थी। कभी आधी रोटी, कभी उबले चावल, बस इतना ही उसका खाना था। शुरू में उसने विरोध किया था, झगड़ा भी किया था, लेकिन मोहित ने कटु शब्दों ने उसकी हर एक आवाज छीन ली थी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। जो मिल रहा है उसी पर जियो। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। अब वह चुपचाप खाती, चुपचाप रोती और चुपचाप जीती।
उसने खुद से एक वादा किया, जिस दिन ये इंसान अपनी गलती मानेगा उसी दिन इसे माफ करूंगी। मगर वो जानती थी कि वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। 2 महीने बीत चुके थे, 2 लंबे दर्द से भरे महीने, और अब उसने इस कैद को ही अपनी किस्मत मान लिया था। रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती थी। कभी मोहित कमरे में होता, कभी नहीं, लेकिन चाहे वो हो या ना हो, सिमरन ने कभी बिस्तर को छुआ तक नहीं। वो हमेशा उसी कारपेट पर सोती, शायद खुद को सजा देने के लिए, या शायद इसलिए कि उसे लगता था कि वो उस बिस्तर के काबिल नहीं, या फिर उस इंसान के जिसने उसे अपना नाम तो दिया था मगर कोई हक नहीं। एक दिन अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर एक नई लड़की दाखिल हुई, काजल। उसके पीछे पीछे मोहित भी था। वाह मोहित, तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है, काजल खुशी से इधर उधर देखते हुए बोली, जबकि कोने में बैठी सिमरन का हाथ वहीं थम गया, निवाला जैसे गले में अटक गया। इन 2 महीनों ने उसे अंदर तक बदल दिया था, कमजोर, मुरझाई हुई, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी जिंदा थी। कैसा लगा मेरी जान को कमरा? मोहित ने एक नजर सिमरन पर डाली और फिर काजल की तरफ मुड़कर मुस्कुरा दिया। अच्छा है, लेकिन शादी के बाद मैं इसे अपनी पसंद से पूरी तरह बदल दूंगी, वो इतराते हुए बोली। जैसा तुम चाहो, मोहित ने नरमी से जवाब दिया। सिमरन चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडी आग थी। वैसे हमारी शादी के बाद इसे कहाँ रखोगे? काजल ने उसके करीब आकर फुसफुसाया। मोहित हल्का सा झुका और धीमे से बोला, हवेली में एक काल कोठड़ी है, ऐसे लोगों की जगह वही होती है। दोनों हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि पीछे से सिमरन की आवाज गूंजी, जिस दिन तुम इस कमरे में दुल्हन बनकर आओगी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। दोनों ठिठक गए। सिमरन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कमजोरी के बावजूद भी उसका आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। पूछोगे नहीं क्यों? वो खुद ही बोली, क्योंकि उस दिन मुझे इस कैद से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। ये कमरा तो फिर मुझे काल कोठड़ी से भी बदतर लगेगा। और दूसरी खुशी, जैसा इंसान होता है उसे वैसा ही साथी मिलता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। उसके शब्दों में ऐसी चुभन थी कि हवा तक ठहर गई। मोहित का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। 2 महीने में भी वो उसकी अकड़ नहीं तोड़ पाया था। काजल तमतमाती हुई वहां से निकल गई और मोहित उसे घूरता हुआ दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। सिमरन फिर से शांत होकर कारपेट पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वो जानती थी कि तूफान अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला। इस बार मोहित अकेला था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो तेजी से उसके पास आया, उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। क्या समझती हो खुद को? अब तुम बताओगी मुझे कौन मेरे लायक है? उसने झटके से उसे छोड़ दिया और वो बिस्तर पर गिर पड़ी। कई दिनों बाद उस नरमी को महसूस करते ही वो कड़वे अंदाज में हंस पड़ी। पूरी दुनिया में आपको वही मिली थी, पर आपका भी कसूर नहीं। इंसान के बड़े बोल उसके सामने आ ही जाते हैं। उसके शब्द फिर आग बन गए। क्या कहना चाहती हो? मोहित ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। मरना है मुझे, मार दो मुझे, खत्म कर दो ये सब। इस बार वो पागलों की तरह चिल्लाई, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। जो जिल्लत तुमने दी है उसका एक हिस्सा अभी बाकी है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। और जो जिल्लत आपको काजल से मिलने वाली है उसके लिए तैयार रहना। सिमरन ने भी बिना डरे जवाब दिया। साफ साफ बोलो, मोहित ने बोही चढ़ाई। वक्त बताएगा। वो शांत थी, मगर उसके शब्दों में रहस्य था। मोहित ने उसकी कमर पकड़ ली। उसकी उंगलियों को दबाव सख्त था, मगर दिल कहीं और उलझा हुआ था। इन 2 महीनों में उसने उसे जितना सजा दी थी उससे कई ज्यादा वो खुद उससे बनता जा रहा था। चाहता था वो बोले, रोए, माफी मांगे, ताकि वो उसे माफ कर सके, उसे अपना सके। लेकिन सिमरन अब बदल चुकी थी। उसने चुप रहना सीख लिया था, इतना चुप कि अब उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता था। घर वालों ने भी अपनी मजबूरी में आंखें फेर ली थी। मोहित की शर्त थी कि कोई उनके बीच नहीं आएगा। माँ बाप तड़पते रहे मगर चुप रहे, और सिमरन वो सब सहती रही, बिना शिकायत, बिना आवाज, जैसे अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। वह उसकी खामोशी तोड़ना चाहता था, इसलिए ही काजल को साथ लाया था, ताकि वह जलकर उसे रोके। लेकिन सिमरन ने उसे पूरी आजादी देकर खुद ही पीछे हट जाना बेहतर समझा, और यही बात मोहित को अंदर ही अंदर और बेचैन कर गई।
वह सोचने लगा कि जिस लड़की को उसने सिर्फ 2 घंटे में ढूंढ निकाला, क्योंकि वह मोहित मल्होत्रा है, जो कुछ भी कर सकता है, वही अपनी होने वाली पत्नी के दिल और उसके अतीत को समझ नहीं पाया। ये बात उसे चुभ रही थी। सिमरन लगातार तंज कस रही थी और वह बस उसे खामोशी से देखता जा रहा था। अचानक वह उसे अपने और करीब खींच लाया, जिससे सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों में उसने कभी उसे छुआ तक नहीं था और आज उसके इस अचानक करीब आने से वह खुद को अजीब सी सिहरन में घिरा महसूस करने लगी। फिर भी उसने अपने जज्बात जाहिर नहीं होने दिए और मुस्कुराकर बोली, वह उसे कुछ भी नहीं बताएगी। उसके कान के पास झुककर उसने धीमे से फुसफुसाया और उसके होठों का हल्का सा स्पर्श छोड़ गई, जिससे मोहित के भीतर जैसे एक तूफान सा उठ गया। वह खुद को रोकते हुए भी उसके एहसास को अपनी रूह तक उतरता महसूस कर रहा था। उसने उसे और पास खींचते हुए कहा कि वह एक दिन उसकी पत्नी बनेगी, और ये सुनकर सिमरन हैरान रह गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित ने उनके बीच की आखिरी दूरी भी खत्म कर दी। अब वे इतने करीब थे कि उनके बीच हवा का गुजरना भी मुश्किल था। सिमरन खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, जैसे उसमें अब विरोध करने की ताकत ही ना बची हो। जबकि मोहित ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह खुद को छुड़ा सकती है तो कोशिश कर ले। दर्द से भरी आवाज में सिमरन ने कहा कि उसे तकलीफ हो रही है, तो मोहित ने भी अपनी 2 महीने की पीड़ा जाहिर कर दी। उसके बाद सिमरन का दर्द शब्दों में बाहर आ गया। उसने कहा कि बिना उसकी बात सुने सबने उसे सजा दे दी। 2 महीने तक उससे रिश्ता तोड़ लिया गया और मोहित ने भी उससे सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी की, जिससे सब तो बच गया, लेकिन वह खुद अंदर से टूट गई। उसकी ये बात सुनकर मोहित को गहरी चोट पहुंची। उसने गुस्से में कहा कि उसकी भागने की गलती की सजा उसे पता भी है या नहीं, जिस पर सिमरन ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया कि शायद उसे जिंदगी भर इस कमरे में कैद रखा जाएगा और एक दिन उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसके माता पिता को उसका चेहरा आखिरी बार देखने का हक ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही छोड़ दिया था। उसकी ये कड़वाहट मोहित के दिल को चीर गई और जब उसने उसकी मौत की बात सुनी तो वह अंदर से हिल गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक पल में उसके बेहद करीब आकर उसकी सांसों को महसूस करने लगा, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वह अब भी उसके साथ है। वह बोला कि वह अजीब लड़की है, खुद ही दिल दुखाती है और फिर मासूम बन जाती है। सिमरन अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी। अगर मोहित उसे संभाल नहीं रहा होता तो शायद वह गिर जाती। थोड़ी देर बाद कांपती आवाज में उसने अपनी कहानी बयां करना शुरू की। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने बचपन से बहुत प्यार मिला, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई, जो खुद को किसी परी से कम नहीं समझती थी। लेकिन एक दिन उसके माता पिता ने बिना उसकी मर्जी के उसका रिश्ता तय कर दिया, जिससे वह अंदर से टूट गई। उसने अपनी माँ से मना भी किया, लेकिन उसे पिता की इज्जत का हवाला देकर चुप करवा दिया गया और आखिरकार वह मान गई, क्योंकि जिस वजह से वह शादी से इनकार कर रही थी वह वजह धीरे धीरे खत्म होती नजर आने लगी थी। मोहित उसे बेहद ध्यान से सुन रहा था। उसकी हर बात जैसे सीधे उसके दिल में उतर रही थी। अचानक उसने सिर उठाकर सिमरन की तरफ देखा तो वह ठहर कर बोली, अगर उस लड़की को भागना ही होता तो वह पहले ही भाग सकती थी, क्योंकि उसके पास ऐसे अनगिनत मौके आए थे। फिर उसने शादी वाले दिन ही अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर क्यों भागने का फैसला किया, वो भी अकेले। जिसके लिए वह भागी वह उस समय उसके साथ क्यों नहीं था? क्या इन 2 महीनों में उसने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की जिसे वह अपने साथ ले गया था? उसके सवालों ने मोहित को अंदर तक हिला दिया और उसकी पकड़ अनजाने में सिमरन की कमर से ढीली पड़ गई। तभी सिमरन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, क्योंकि अगर वह उसे थामती नहीं तो खुद जमीन पर गिर जाती। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। जब उसने पूछा कि आखिर उसे ऐसा कौन सा सबूत मिला जिससे वह उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा, उसके शब्दों में सच्चाई थी, फिर भी मोहित की उलझन बढ़ती जा रही थी। उसने फिर पूछा, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो वह भागी क्यों? इस बार सिमरन बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि वह कुछ नहीं बताएगी, जो करना है कर ले, क्योंकि वह अपने ना किए की सजा पहले ही भुगत चुकी है और आगे भी भुगतने के लिए तैयार है। इतना कहकर उसने उसका कॉलर छोड़ दिया और पीछे हटते ही लड़खड़ा गई, लेकिन मोहित ने तुरंत उसे संभाल लिया।
उसने उसे दूर धकेलते हुए कहा कि उसे उसकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, वह जाकर काजल से शादी कर ले और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए। बस उसे बता दे कि उसे ये कमरा कब खाली करना है। उसके शब्द मोहित के दिल पर चोट कर गए और उसने झटके से उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर फिर से अपने जज्बात जाहिर कर दिए। उसकी आवाज में बेचैनी थी जब उसने फिर पूछा, आखिर वह भागी क्यों थी? वह उसे अपने करीब लाते हुए बिस्तर तक ले आया, लेकिन सिमरन ने साफ कहा कि अगर वह इस तरह करीब आएगा तो वह कुछ नहीं बताएगी, चाहे अपनी जान ही क्यों ना दे दे। उसके इस जिद्दीपन पर मोहित ने उसे डांटते हुए तकिए पर सिर टिका दिया और खुद उसके पास लेटकर उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। सिमरन हैरानी से उसे देख रही थी क्योंकि उसका ये बदला हुआ अंदाज उसे समझ नहीं आ रहा था। मोहित गहरी सोच में आंखें बंद किए पड़ा था और जब सिमरन ने थोड़ा दूर होने की कोशिश की तो उसने उसे और भी पास खींच लिया। फिर उसने धीमे से कहा कि इन 2 महीनों में उसका मोबाइल उसके पास था, लेकिन उसने कभी उसे खोलकर देखने की हिम्मत नहीं की। वह उसकी तरफ मुड़कर उसके गालों पर उंगलियां फेरने लगा, जिससे सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई को महसूस कर रहा था। दिमाग कहता था कि सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन दिल कहता था कि सिमरन साफ दिल की लड़की है। फिर उसने बताया कि 3 दिन पहले उसने उसका मोबाइल खोला। जब वह बंद हो गया था तो उसने उसे चार्ज पर लगाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके चेहरे से गर्दन तक फिसल रही थी और उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि उसे उसके भागने का राज तो नहीं मिला, लेकिन एक और राज जरूर सामने आ गया। ये सुनकर सिमरन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हो। उसकी सांसें तेज हो गई थी। मोहित ने गहरी नजरों से उसे देखा और फिर उसके बेहद करीब आकर धीमे से कहा कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि सिमरन उसे इतना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले। मोहित ने उसके आंसू पोंछते हुए उससे पूछा कि जब वह उसे इतना चाहती थी तो उसने कभी बताया क्यों नहीं। सिमरन ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसके मोबाइल में अपने नाम का फोल्डर देख चुका है, जिसमें उसकी तस्वीरों से पूरी गैलरी भरी हुई है। अब भी वह मना कर रही है कि उसकी बातों में प्यार और शिकायत दोनों थे। फिर उसने सख्ती से पूछा कि आखिर वह भागी क्यों थी, क्योंकि अब इतना बड़ा सच जानने के बाद वह उससे दूर नहीं जा सकता। सिमरन डरते हुए उससे पूछ बैठी वह क्या करेगा, और मोहित ने धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा कि वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वह उसके दिल में बसा हुआ है। उसकी बातें सिमरन को और ज्यादा घबरा रही थी और जब उसने उसे और करीब आने की कोशिश की तो वह घबरा गई और उसे खुद से दूर करने लगी। उसके चेहरे पर साफ डर और उलझन नजर आ रही थी। मोहित ने गुस्से और बेचैनी में उसे अपने करीब खींच लिया, उसके होठों को थामते हुए, जैसे वह उससे सच उगलवाना चाहता हो। लेकिन सिमरन इस अचानक बदले व्यवहार से घबरा उठी और उसके होठों से हल्की सिसकी निकल गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मोहित बार बार उसे चेतावनी दे रहा था कि अभी भी समय है, सच बता दे, वरना बात और बिगड़ सकती है। लेकिन जैसे ही वह उसके और करीब आया, अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिमरन की हालत देखी, उसकी कमजोरी, उसकी घबराहट, और एक पल में उसका सारा गुस्सा शर्म और पछतावे में बदल गया। वह तुरंत पीछे हट गया और धीमे स्वर में माफी मांग ली। उसके इस बदले हुए अंदाज ने सिमरन को तोड़ दिया और वह रो पड़ी। उसने शिकायत की कि उसने उसे बहुत तकलीफ दी है, इतना कि वह खुद को पूरी तरह टूटता हुआ महसूस कर रही थी। मोहित ने उसे बिना कुछ कहे अपने सीने से लगा लिया, जैसे अब वह उसकी हर तकलीफ को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। दोनों की धड़कनें एक साथ चलने लगी और उस पल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे लंबे समय बाद उन्हें राहत मिली हो। मोहित ने नरमी से कहा कि अगर वह सच नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बता दे कि वह जो महसूस कर रहा है क्या वह सच है। सिमरन बिना कुछ कहे उसके सीने में सिमट गई और यही उसका जवाब था। मोहित को अब एहसास हो रहा था कि वह उसे कितना चाहता है और ये भी कि उसने उसे समझने में कितनी देर कर दी। वह उसके करीब आया, लेकिन इस बार बेहद संभल कर, जैसे उसकी नाजुकता को महसूस कर रहा हो, और खुद को काबू में रखते हुए थोड़ा पीछे हट गया। अजीब बात यह थी कि जहां पहले उसके पास आना सिमरन को परेशान करता था, अब उसका दूर जाना उसे खलने लगा।
उसने हल्के से मुंह फेर लिया और पूछा कि क्या वह मायूस हो गया है। मोहित मुस्कुराया, उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसे अपने करीब कर लिया। उसने उसे समझाया कि बेकार की बातें दिल में ना रखे। फिर गंभीरता से कहा कि उसे याद होगा कि उसने हमेशा कहा था कि वह अपनी पत्नी उसी को बनाएगा जो उसके लायक होगी। उसकी ये बात सुनकर सिमरन के दिल में एक हल्की सी टिस उठी और उसने शिकायती लहजे में कहा कि शायद इसी वजह से वह पीछे हट गया था। और उसकी यही बात मोहित को एक पल के लिए चौंका गई, क्योंकि अब वह उसकी भावनाओं को पहले से कई ज्यादा साफ साफ समझ पा रहा था। सह पाओगी मुझे? मोहित ने उसके बेहद करीब आकर धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा और चुनौती दोनों थे, जिसने सिमरन के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। उसकी सरगोशी जैसे उसके पूरे जिस्म में सिहरन बनकर दौड़ गई। फिर भी उसने बिना डरे बिना झिझके जवाब दिया, कोई शक है? उसके इस आत्मविश्वास भरे जवाब ने मोहित को एक पल के लिए ठहरा दिया। उसने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे सच में समझ रहा हो, और फिर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उस स्पर्श में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ अपनापन और एक सच्चा एहसास था। मोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि इन 2 महीनों में वह इतनी कमजोर हो जाएगी और साथ ही इतनी जिद्दी भी निकलेगी। सिमरन उसके सीने पर सिर टिकाए उसकी हर बात को महसूस कर रही थी, जैसे वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके दिल की गहराई को सुन रही हो। तभी मोहित अचानक उठ खड़ा हुआ और कमरे की अलमारी और दराज एक एक करके खोलने लगा। सिमरन हैरानी से उसे देखती रही, क्योंकि उसने आज तक उन दराजों को छूने की भी हिम्मत नहीं की थी। जैसे ही अलमारी का अंदरूनी हिस्सा खुला, सिमरन की आंखें फैल गई। वहां ढेरों खाने पीने की चीजें सजी हुई थी, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट और एक छोटा सा रूम फ्रिज, जिसे वह हमेशा दूर से ही देखती थी लेकिन कभी खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फ्रिज के अंदर भी तरह तरह के जूस और खाने की चीजें भरी हुई थी। ये सब देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि ये सब उसके लिए हो सकता है। मोहित ने उसकी तरफ देखते हुए धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, ये सब तुम्हारे लिए था सिमरन, सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कभी देखने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आवाज में हल्की शिकायत थी, लेकिन उससे कई ज्यादा दर्द और अफसोस छुपा हुआ था। उसने आगे बताया कि वह जानबूझकर रात को कमरे में नहीं आता था ताकि वह सुकून से बिस्तर पर सो सके, लेकिन हर सुबह जब वह देखता तो सिमरन जमीन पर ही सो रही होती थी और बिस्तर बिल्कुल वैसा का वैसा होता जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। उसने गहरी सांस लेते हुए माना कि वह सख्त जरूर है, लेकिन इतना बेरहम कभी नहीं था। उसकी आंखों में अब सच्चाई और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से उसके पास आया, उसे प्यार से अपनी बाहों में भरा और फ्रिज से जूस निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिमरन ने कांपते हाथों से जूस लिया। उसकी आंखें अभी भी नम थी। वह धीरे धीरे उसे पीने लगी और मोहित पास बैठा उसे देखता रहा, इस बार बिना किसी गुस्से के, बिना किसी गलतफहमी के, सिर्फ एक सच्चे एहसास के साथ। मोहित ने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी निकालकर उसके पास रख दिए और खुद भी उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया। सिमरन अब कंबल में सिमटी हुई थी। उसे इस तरह देखकर सिमरन खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से बोली, शर्ट पहन लो, ठंड है। उसकी ये छोटी सी परवाह मोहित के दिल को छू गई। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसके और करीब आकर बोला, आखिर बोल ही दिया तुमने, अब ठंड नहीं लगेगी, तुम हो ना मेरे साथ। ये कहते हुए उसने अपनी नाक उसकी नाक से छुआ दी। वो छोटे से पल में जो अपनापन था, उसने सिमरन के दिल की सारी दीवारें तोड़ दी। वह उसे अपने करीब समेटते हुए जैसे उसके सारे गिले शिकवे मिटा रहा था। उस रात दोनों ने अपने दिल के सारे बोझ उतार दिए और एक दूसरे को माफ करके जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उनके बीच ना कोई गलतफहमी बची थी और ना ही कोई दूरी। कुछ समय बाद जब सिमरन अपने माता पिता से मिली तो वे उसे गले लगाकर जैसे सुकून में भर गए। 2 महीनों की दूरियां और दर्द एक पल में पिघल गए। सिमरन भी अपने माता पिता को देखने के लिए तरस गई थी और अब उसने सारी नाराजगी भूलकर उन्हें दिल से माफ कर दिया। धीरे धीरे वह सच भी सबके सामने आ गया कि सिमरन बचपन से ही मोहित से प्यार करती थी, लेकिन उसके सख्त रवैये और दूरी की वजह से कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई। इसी वजह से उसने अपने पिता के तय किए रिश्ते को मान लिया था, क्योंकि उसे लगा कि उसका प्यार अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन उसके भागने की असली वजह तब सामने आई जब उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, रत्ना बुआ याद है ना आपको?
उसके इतना कहते ही सब चौंक गए। फिर उसने बताया कि रत्ना बुआ ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह शादी से नहीं भागी तो वह उसकी माँ को नुकसान पहुंचा देगी। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। सिमरन ने पूरी सच्चाई बताई कि काजल, जो उसकी दोस्त थी और रत्ना की बेटी भी, उसी साजिश का हिस्सा भी, उसी के जरिए ये पूरा खेल रचा गया था ताकि सिमरन की जिंदगी बर्बाद हो जाए। सबको लगा था कि सिमरन ने गलती की है, लेकिन असल में वह एक मजबूरी थी। मोहित ने भी सच स्वीकार किया। वह जानबूझकर काजल को लेकर आया था ताकि सिमरन को जलाकर सच निकलवा सके। लेकिन अब जब पूरी सच्चाई सामने थी तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर वालों ने सिमरन से माफी मांगी, जिन्होंने बिना उसकी बात सुने उसे सजा दे दी थी। सिमरन ने भी अपने दिल को साफ रखते हुए सबको माफ कर दिया। आखिरकार जिस प्यार को वह सालों से अपने दिल में छुपाए बैठी थी, वही आज उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका था। मोहित अब सिर्फ उसका नाम नहीं, बल्कि उसकी दुनिया बन चुका था। और सिमरन ने भी अपने सारे दर्द भुलाकर उसके साथ एक नई, सच्ची और प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत कर दी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।